हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, जिस प्रकार अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर अपना रहेगा नोमेनकल्चर ऑफ IUPAC। ठीक है ना, यानी कि IUPAC में नामकरण करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार टॉपिक है और जिन बच्चों को IUPAC समझ में नहीं आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि इस एक लेक्चर में आपको कंप्लीट रूप से समझा दिया जाएगा। और यदि कोई ग्रुप वंचित रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास IUPAC का लेक्चर रहेगा आज। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ देखें IUPAC यानी अपने नामकरण का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें रूढ़ नामपत्ति और साधारण यानी कि व्युत्पन्न नामपत्ति कर चुके थे। तो थोड़ा सा उसको मैं इसमें इंटरलेट भी करवाऊंगा कुछ नामकरण में, और यहाँ IUPAC पर आज अपना मेन फोकस रहेगा। तो स्टूडेंट्स IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ विकसित की गई थी? जिनेवा। तो इसको जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे फेमस है IUPAC नोमेनकल्चर की, ताकि कहीं भी विश्व में किसी कंपाउंड का नामकरण इस प्रकार करें ताकि सब जगह समझ में आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ IUPAC। अब स्टूडेंट्स, यदि आपने इस जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ 2 या 3 स्लाइड के अंतर्गत, यदि वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो यूँ मानिए कि कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए आप उसका राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि आपका पैटर्न रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और हम आपको प्रिपरेशन जो करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं, ताकि आपका मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, पहले IUPAC में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द। और मूल शब्द स्टूडेंट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन कितनी है उनके अकॉर्डिंग आपको रूट वर्ड सिलेक्ट करना होता है। और जो मूल शब्द के पूर्व में लगेंगे उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पूर्व लगन यानी कि प्रीफिक्स। उनको क्या कहेंगे? पूर्व लगन या प्रीफिक्स। जो मूल शब्द के पहले शब्द जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और रूट वर्ड के जो बाद में शब्द जुड़ते हैं या जोड़ा जाता है तो उनको क्या कहेंगे? सफिक्स या अनुलगन। उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अनुलगन या सफिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं कि सर रूट वर्ड क्या होता है, पूर्व लगन और ये सफिक्स यानी कि या अनुलगन किस प्रकार लगेंगे शब्द में, ताकि हम एक प्रॉपर नाम बना सकें या उस नाम कंपाउंड का नामकरण कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो रूट वर्ड कहाँ से आता है। मैंने आपको बताया ना कि रूट वर्ड कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, कि आपको कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करनी है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यानी कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या होती है उसको अपने रूट वर्ड कहते हैं। समझ में आया? अभी यही बात करते हैं कि आपको 10 तक याद करना होगा, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था और यहाँ फिर बता दे रहा हूँ। एक कार्बन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मेथ। 2 को क्या कहते हैं? एथ। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। 4 को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 को स्टूडेंट्स, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ पेंट। ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन यदि 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यानी कि आपको इतना याद करना होगा। यदि आपने 10 तक याद कर लिया तो जनरली इन्हीं में से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप उस कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब वहीं बात करते हैं कि सर हाँ ये तो हमने याद कर रखे हैं, आप हमारे को बताओ कि प्रीफिक्स और सफिक्स किस प्रकार लगेंगे ताकि नामकरण आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पहले अपने पास प्रीफिक्स की। किसकी? प्रीफिक्स, यानी रूट वर्ड समझ चुके हैं आप। प्रीफिक्स पूर्व लगन। अब स्टूडेंट्स ये भी दो प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी पहले लगेगा, फिर प्राइमरी लगेगा, फिर रूट वर्ड आएगा आपका। तो यानी कि यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि द्वितीयक पूर्व लगन, फिर क्या रहता है आपका प्राइमरी। परंतु देखा जाए तो यहाँ द्वितीयक कौन कौन से होंगे, आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर द्वितीयक होंगे कौन कौन से। यहाँ प्राइमरी लगेगा, उसके बाद में रूट वर्ड लगेगा, यानी कि आप सीक्वेंस को समझना, ठीक है ना। अब यहाँ द्वितीयक पूर्व लगन सेकेंडरी प्रीफिक्स होते कौन कौन से हैं। या तो वह शाखा होगी जो एक प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगी, क्योंकि रूट वर्ड तो मेन है ना, मेन शाखा है, उसको तो रूट वर्ड कहेंगे। उससे यदि कोई शाखा मिलती है तो उसको एक एज ए सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप कहेंगे, और उस प्रतिस्थापी ग्रुप को क्या कहेंगे? द्वितीयक पूर्व लगन। और यदि कोई प्रतिस्थापी शाखा नहीं है तो कुछ क्रियात्मक समूह भी होते हैं जिनको अपने सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। तो यहाँ देखिए, यदि कोई शाखा है जो मेन चेन से हटकर है तो उस शाखा को एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ प्रतिस्थापी समूह कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? जो हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में काम करते हैं या लगते हैं। अब बात करें, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और स्टूडेंट्स हमेशा आपका नाइट्रो ग्रुप रहेगा, वो भी क्या रहेगा? प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करता है, नाइट्रो, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं कि प्राइमरी पूर्व लगन। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे सर? तो यहाँ इस चीज़ को इंडिकेट करवाया जाता है कि जो आपने ये लगा दिया आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में जो आपको कंपाउंड दिया है वो चक्रीय है, यौगिक या नॉन चक्रीय, यानी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, ठीक है ना। कि वो श्रृंखला है कैसी, साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, यानी कि चक्रीय या अचक्रीय। अब बात करते हैं कि जो आपको यौगिक दिया है वो साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है ना। जनरली यदि नॉन साइक्लिक है तो इस चीज़ को लिखा नहीं जाता है, और यदि कंपाउंड साइक्लिक होता है तो उसको अपनी साइक्लो दिया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या आता है? ये दोनों लगेंगे, पूर्व लगन लगेंगे किन के आगे? यानी कि रूट वर्ड के आगे लगेंगे। अब बात करते हैं अपनी रूट वर्ड के बाद में लगने वाले शब्द, जिनको क्या कहेंगे? सफिक्स यानी अनुलगन। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो अपने पास प्रीफिक्स, जो मैंने शाखा बताई है। अब आप कहोगे शाखा कौन सी है? तो शाखा स्टूडेंट्स प्रीफिक्स आपका मिथाइल लग सकता है, एज ए सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, इथाइल हो सकता है। अब बात करें यानी कि प्रोपाइल हो सकता है। और एन क्यों दिया है? यदि इस एन को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि मैंने आपको समझाया है इस चीज़ को। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो एन प्रोपाइल यानी कि ये अशाखित है, नॉन ब्रांच्ड है। और यहाँ देखो ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल दिए। अब यहाँ अपने पास ये कौन सा स्टूडेंट्स? ये प्रोपाइल है, परंतु ये कौन सा है? यदि यहाँ कोई फंक्स जो मेन चेन जुड़ेगी, यहाँ मेन चेन जुड़ी है तो एज ए सब्स्टिट्यूट होगा ना, ये प्रतिस्थापी के रूप में काम आएगा। और यदि ये प्रतिस्थापी आती है तो ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है आइसो में। या इसको अपने 1 मिथाइल, यानी 1 मिथाइल क्या हो गया? इथाइल। उसी प्रकार यहाँ बात करते हैं तो यहाँ कौन सा? आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल का अर्थ होता है 4 कार्बन, और आइसो की स्ट्रक्चर है तो आइसोब्यूटाइल।
वहीं बात करते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4 है और सेकेंडरी पर जो आपका प्रतिस्थापी है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये इनका नीचे नाम दिया गया है IUPAC में। यहाँ यदि बात करते हैं तो ये कार्बन कौन सा होगा, टर्सरी, तो एज ए सब्स्टिट्यूट कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये सब शाखा हैं वो कौन सी हैं, प्रतिस्थापी के रूप में काम आती है। और प्रतिस्थापी कहाँ लगता है, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ अपनी, यहाँ फिर अनुलग्न, यानी कि रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद में लगने वाले शब्द कौन से होंगे, रूट वर्ड के बाद में लगेंगे ना, तो इनको अनुलग्न कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्राइमरी अनुलग्न होगा, फिर यहाँ कौन सा होगा, सेकेंडरी अनुलग्न, ठीक है ना। यहाँ प्राइमरी जो सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्न है, वो आपका क्या होगा, ये दर्शाएगा कि यहाँ कौन सा सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। उस चीज़ को एन, इन, आइन के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। यहाँ यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन दर्शाया जाता है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। अब ये आपके क्या हो गए, प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, द्वितीयक अनुलग्न में। तो स्टूडेंट्स, द्वितीयक अनुलग्न में क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न में ये बताया जाएगा कि इसमें जो कंपाउंड दिया है उसमें क्रियात्मक समूह है कौन सा लगा है। तो क्रियात्मक समूह से आपका क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ये क्रियात्मक समूह है कौन सा है, तो क्रियात्मक समूह की स्टूडेंट्स टेबल आपको दिया जाएगा। बस आपको इतना चीज़ याद करना है, और जो मैंने अभी तक आपको IUPAC का कंसेप्ट बताया है, बस सभी नामकरण इसी के अकॉर्डिंग लगानी है, इसी सीक्वेंस में लगानी है, कोई भी नामकरण हो आपका, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी। यहाँ दिखा रहा हूँ कि आपको अनुलग्न जो क्रियात्मक समूह का है वो कौन सा लगाना होगा। यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एल्कोहल होता है तो ओल, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ओन, साइनाइड का नाइट्राइल, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक, यहाँ एस्टर का ओएट, यहाँ एमीन का एमाइन, और यहाँ एमाइड। ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में यदि ये आपने याद है और यदि आपको बहुक्रियात्मक समूह मिले, यानी कि कोई इस प्रकार का नामकरण मिले जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, तो स्टूडेंट्स उसमें प्रायोरिटी क्रम भी ध्यान रखना होगा कि इन क्रियात्मक समूह में प्रायोरिटी क्रम किसका रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रायोरिटी क्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ आपको क्या दिया है, प्रायोरिटी क्रम दिया है। प्रायोरिटी क्रम क्या यहाँ दर्शाया जा रहा है कि इंक्रीजिंग में है, तो सबसे प्रायोरिटी क्रम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सर ये हमारे को ना हिंदी में बताओ, तो हिंदी में स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, परंतु एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये मेन ग्रुप दिए हैं, इन्हीं में भी कुछ हैं वो आपको जैसे मैं बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका प्रायोरिटी ग्रुप रहता है हमेशा, यानी कि क्रियात्मक समूह का बापू मान लीजिए इसको, ठीक है ना। ये यदि ग्रुप में मिला तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, अनुलग्न इसी का ही लगेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे,
सब्स्टिट्यूट के रूप में काम लगेंगे, यानी कि प्रतिस्थापी के रूप में काम आएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में, यदि बात किया जाता है तो सल्फोनिक एसिड का आता है। सल्फोनिक एसिड के बाद में स्टूडेंट्स किसका आएगा? एनहाइड्राइड का आएगा। एनहाइड्राइड के बाद में बात करते हैं तो एस्टर का आता है। यहाँ इम्पोर्टेंट ही आपको करवाएं। एस्टर के बाद में आपका स्टूडेंट्स क्या? एमाइड। एमाइड के बाद में क्या आता है? नहीं, ऑयल हेलाइड आएगा। ऑयल हेलाइड के बाद में एमाइड आएगा। एमाइड के बाद में साइनाइड। साइनाइड के बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ईथर और एल्किल हैलाइड आएगा। ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना होगा। यहाँ इसका सफिक्स और प्रीफिक्स, यहाँ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ कार्बोक्सी लगता है। कार्बोक्सी प्रीफिक्स के रूप में काम में लिया जाता है, परंतु ये सबसे यूँ मानिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह दिया है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ये प्रबल ग्रुप रहता है तो इसका हमेशा क्या लगता है? अनुलग्न लगता है। तो यहाँ ओइक अम्ल, यहाँ एस्टर का O8, यहाँ एमाइड का एमाइड, नाइट्राइल नाइट्राइल, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का क्या होता है? ओन भी होता है स्टूडेंट्स और ऑक्सो भी होता है। एल्कोहल का ओल होता है, एमाइन होता है, आइन आइन एन, ये होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स इतना तो ये याद करना है। उसके बाद में यहाँ देखो ऑक्सो बता दिए ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्माइल, फॉर्माइल कब लगता है? प्रीफिक्स के रूप में लगता है। फॉर्माइल भी लगता है एल्डिहाइड में। और ध्यान रखना ऑक्सो भी यूज किया जाता है यदि अपनी काउंटिंग कार्बन में ना करे तो, यानी एल्डिहाइड में यदि उस चीज़ को अपने प्रतिस्थापी ग्रुप के रूप में मानना है और उसका कार्बन यदि काउंटिंग नहीं करते हैं तो नामकरण ऑक्सो के आधार पर होगा, और यदि काउंटिंग करते हैं तो नाम फॉर्माइल के आधार पर होगा। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइनो, यहाँ एमिडो, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये इम्पोर्टेंट है एस्टर का, तो यहाँ ध्यान रखें एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है ना। यहाँ ये फिर इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि मेनली 4-5 ग्रुप आपको ध्यान होने चाहिए जिनके प्रीफिक्स एग्जाम्पल में मिल जाते हैं। तो किन किन के? एल्डिहाइड का जनरल मिल सकता है, कीटोन का मिल सकता है, एल्कोहल का मिल सकता है, और फिर किसका? और तो कोई दिक्कत नहीं है, ईथर का मिल सकता है, एल्कोक्सी, क्योंकि ईथर का नामकरण भी एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर ही करते हैं। चलो सर अब इनको हिंदी में बताओ, तो हिंदी में बता देंगे, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार टेबल है। यदि ये टेबल इसी सीक्वेंस में आप याद करते हो तो IUPAC का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है ना। जेट ICR BHU में जनरली 1 या 2 क्वेश्चन 100% देने होते हैं और दिए जाते हैं। आपको नामकरण का यूँ मान लीजिए कि ये लेक्चर देखने के बाद में आपने 8 या 10 नंबर कन्फर्म कर लिए हैं। ठीक है ना। और 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब आपको दोबारा साथ में क्या इस प्रकार ग्रुप भी याद करो ताकि यहाँ याद हो जाए। ठीक है। इसका प्रीफिक्स पूर्वलग्न क्या लगता है स्टूडेंट्स? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी लगता है ना, कार्बोक्सी, कार्ब लिखो फिर ऑक्सी लिखो, कार्बोक्सी। यहाँ स्टूडेंट्स क्या लगता है? ओइक अम्ल लगता है, ओइक एसिड हो जाता है ना। ये सर ये TFG क्या होता है? ये स्टूडेंट्स होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अंतिम होता है। कोई भी श्रृंखला जब एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाता है तो ये ग्रुप क्या होते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ठीक है। तो इनमें वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लगता है, जैसे बेंजीन के ऊपर लग गया तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, वैसे अपने बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, परंतु यदि एक्चुअल में नाम किया जाए तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल किया जाता है। यहाँ फिर एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड का नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके 2 ग्रुप लेने होते हैं, उनमें से जल निकाल दिया और बचा क्या, ओइक एनहाइड्राइड लग जाएगा। बस सिर्फ लगाना इतना ही है, एनहाइड्राइड। एस्टर आ गया, इन्हीं क्रम में याद करना होगा। यदि क्रम पूरे सीक्वेंस से याद करने हो तो 1 नंबर पर प्रायोरिटी ये होती है, 2 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल का चला जाता है, 3 नंबर पर आपके पास क्या, एनहाइड्राइड आ जाएगा, 4 नंबर पर आपका एस्टर। ठीक है ना। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, COO हो जाएगा। यहाँ एस्टर का बात करते हैं तो COOR हो जाता है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यहाँ आपको ये चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। OH इसका टर्मिनल यदि बात करते हैं तो इस प्रकार, तो एल्काइल क्या, कार्बोक्सिलेट। यहाँ इसके बाद में ऑयल एलाइड यानी कि COX, इस प्रकार याद करो। X का यहाँ अर्थ क्या है, फ्लोरो ब्रोमो आइडो यानी हेलो फार्माइल। तो ये पूर्व लगन है, परंतु यूज क्या किया जाता है, मेनली ऑयल हेलाइड। आपको ये सभी याद करने होंगे। ठीक है। एमाइड में CONH2 ग्रुप लग जाता है, तो इसको एमिडो या कार्बामोइल, यहाँ एमाइड। ठीक है ना, एमिडो लगा सकते हैं। एमाइड का क्या, एमिडो। एमीन का क्या, एमिनो। एमीन का एमिनो, एमाइड का एमिडो। एमिडो भी मिल सकता है या कार्बामोइल भी लगा सकते हो। अब वहीं बात करते हैं इसमें। फिर सर ये हमारे को याद नहीं आ रहा है, यानी आपने क्रम वो तो याद करवा दिया कि पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सल्फोनिक अम्ल, फिर एनहाइड्राइड, फिर आपका एस्टर, फिर आपका क्या आया, एस्टर के पश्चात यानी कि एस्टर के बाद में आपका एमाइड आ गया। ठीक है ना। अब यदि स्टूडेंट्स यहाँ एमाइड आ गया, CONH2 लास्ट ग्रुप था अपना, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ साइनाइड, तो यहाँ इस प्रकार याद करो, सिया का। सर ऐसे कैसे, हाँ तो बस ये याद हो गया, सिया का में यानी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। जनरली इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दिया जाता है। ठीक है ना। पॉलीफंक्शनल जब मिलता है तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर आइसोसाइनाइड पहले आएगा कि या प्रायोरिटी क्रम में कीटोन पहले आएगा कि या एल्कोहल पहले आएगा, कि किसको प्रायोरिटी दिया जाए, जिसका अनुलग्न लगाया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक नाम याद करना है, सिया का। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। बस तो बस अब आपको इतना क्रम याद है। साइनाइड का नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इसका क्या लगते हैं, एल, इसका क्या लगते हैं, ऑन, इसका क्या लगाते हैं, ओल, किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्डिहाइड का एल, ऑन, कीटोन, एल्कोहल का ओल। अब मेनली आपको किन का याद करना होगा, यहाँ हाइड्रोक्सी यदि एज सब्स्टिट्यूट के रूप में काम लेता है तो हाइड्रोक्सी बहुत बार इंपॉर्टेंट काम में आता है। ऑक्सो, फॉर्माइल में स्टूडेंट्स याद रखना, फॉर्माइल कब होगा, जब एल्डिहाइड को आपने प्रतिस्थापी के रूप में काम में लिया हुआ है और उसको काउंटिंग दी है आपने। सब्स्टिट्यूट के रूप में तो काम ले लिया, परंतु इस कार्बन को काउंटिंग में मान लिया आपने चेन में, तो फॉर्माइल का यूज किया जाएगा और आपको 100% मानना ही चाहिए। और यदि ऑप्शन मानने वाला नहीं दिया है और आपको ऑप्शन ऑक्सो में दिया जा रहा है तो फिर इसका काउंटिंग नंबर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है ना। आपको एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ एल, यहाँ आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो, यहाँ साइनो, आइसोसाइनो, यहाँ नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। बस सर यहाँ कभी तो आप आइसोनाइट्राइल बता देते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ ओ नाइट्राइल किस में बताया था, जो साधारण नाम पत्ती था ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये समझ में आ गया टेबल। तो अभी तक इतना एल्कोहल तक आ गया।
तो अल्कोहल के बाद में क्या आएगा? अल्कोहल के बाद में एमीन, यहाँ देखो थायो अल्कोहल आ गया, अल्कोहल के बाद में जस्ट थायो अल्कोहल, फिर एमीन आ जाता है। एमीन से ही पहले आपको ध्यान रखना डबल बॉन्ड आ सकता है यदि क्रय में, यहाँ फिर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, फिर यहाँ एन आएगा, फिर यहाँ ईथर आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ईथर सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है ना, आपने क्रम देखा, थायो अल्कोहल, एमीन और यहाँ पर ईथर। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको याद करना है। अब थायो अल्कोहल यदि आप मिलता है और तो ये मरकैप्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, मान लीजिए इसको याद करना होगा, या एमिनो या एल्कोक्सी, या एमिनो हो गया या एमाइन, एमाइन आ गया, यहाँ थियोल, अल्कोहल का क्या लग रहा था? ओल लग रहा था, यहाँ थाई लग गया तो थायोल भी कह सकते हैं या थियोल भी कह सकते हैं, थायोल। परंतु इस चीज़ को मत भूल जाना, थायो अल्कोहल का मरकैप्टो और अल्कोहल का पूर्व लगन होगा हाइड्रोक्सी, इस चीज़ को याद रखना। तो स्टूडेंट्स अपने क्रम कौन सा किया था यहाँ फिर देख लेते हैं। चलो यहाँ एक बार अपनी बात करते हैं, आपको कौन कौन सा करवा दिया। यानी आपको यहाँ इसमें प्रायोरिटी क्रम में बापू किसको बताया था मैंने? कार्बोक्सिलिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस प्रकार याद करना होगा। उसके बाद में यदि प्रायोरिटी क्रम दिया जाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, सल्फोनिक अम्ल 3 नंबर बात करते हैं तो एनहाइड्राइड, ठीक है ना। 4 नंबर बात करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? एस्टर। 5 नंबर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा? ऑयल एलाइड। 6 नंबर बात करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास? एमाइड। 7 नंबर बात करते हैं तो आपको सिया का क्रम बताया था ना, सी आ का। यहाँ क्या हो गया? साइनाइड। यहाँ क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। यहाँ क्या हो गया? एल्डिहाइड। यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो गया? कीटोन। यहाँ आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गया? अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल तक याद आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना होगा? अल्कोहल के बाद में मान लीजिए थायो अल्कोहल SH। 13 नंबर पर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना होगा? थायो अल्कोहल के बाद में क्या? एमीन NH2। ठीक है ना। 14 नंबर पर स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा? डबल बॉन्ड इन। 15 नंबर पर आइन। 16 नंबर पर एन। 17 नंबर पर स्टूडेंट्स ईथर और 18 नंबर पर स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा? एल्किल हैलाइड। यदि बात करते हैं इसी सीक्वेंस की तो यहाँ सीक्वेंस आपको इस प्रकार याद रखना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार याद रखना होगा। अब ये समझ में आ गया तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ पॉइंटें हैं जिनको याद करना है। अब आपको जो कंबाइन रूप से एक स्लाइड बता रहा हूँ, इतना जितना समझाया, यदि इतना समझ में आ गया तो कोई भी नामकरण कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स IUPAC का मुख्य सूत्र क्या है? बस जितनी राम कहानी बताई है उस चीज़ को हमने यहाँ आपको एक ही स्लाइड में करना है। अभी तक क्या बताया? IUPAC में आपको रूट वर्ड सिलेक्ट करना होगा, यानी कि अभी तक आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड अभी तक सिलेक्ट करना होगा। रूट वर्ड कैसे करेंगे? कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट्स लगता क्या है? यहाँ देखो, उससे आगे लगेंगे प्रतिस्थापी समूह है जो शाखा के रूप में यूज किए जाते हैं। यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय है? अचक्रीय को नहीं लिखा जाता है, साइक्लो है तो इसको लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूट वर्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन, इन या आइन। यहाँ अपने क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? फंक्शनल ग्रुप
और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्रम आपको बता दिया है। यदि फंक्शनल ग्रुप पॉलीफंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो उनमें एक का लगेगा जिसका प्रायोरिटी क्रम हायर रहेगा उसका लगेगा सफिक्स, बाकी का लगेगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स भी आपको याद करने होंगे। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये IUPAC में तो रूल बहुत होते हैं ना, रूल बहुत होते हैं जिनको याद करना होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ लिया तो रूल ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। अब कहोगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर कैसे, तो यहाँ बताएंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अपने फटाफट नामकरण के ये रूल कई बार बता दिए जाते हैं, इसलिए मैंने भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप इसके अकॉर्डिंग, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रूल पढ़ना जरूरी होता है। चलो सर्वप्रथम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, ये तो मैंने बता रखा है। यहाँ देखो मुख्य चेन सबसे लंबी कार्बन संख्या वाली होनी चाहिए, ठीक है जी। क्रियात्मक समूह के अलावा कोई समूह लंबी कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ हो तो उसे क्या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। यानी कि आपका जो प्रायोरिटी क्रम हाई रहेगा उसको क्रियात्मक समूह और बाकी जो समूह रहेंगे उसको एज ए सब्स्टिट्यूट काम में लेंगे, ठीक है सर। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह हमेशा कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल, ये आदि क्या लगते हैं, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, ये एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में काम आते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राथमिकता का क्रम सर किसका रहेगा, तो स्टूडेंट्स पहले फंक्शनल ग्रुप का रहेगा। यानी कि पहले इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। सब चीज़ें याद है पर लगाएं कहाँ, तो पहले स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देने, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट का नंबर आएगा, ठीक है ना। अब क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन लगा हो, क्रियात्मक समूह भी ऐसे होते हैं ना जो बिना कार्बन के और कार्बन वाले, तो उसमें स्टूडेंट्स क्रियात्मक समूह में भी कार्बन हो तो वहाँ से नंबरिंग की जाती है। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं लगा हो तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से पहले तो इसको देखा जाएगा, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो, यानी इसको क्या लिखा जाता है, लोवेस्ट लोकेंट। जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट हो ना सब्स्टिट्यूट, वहाँ से नंबरिंग की जाएगी। अब यदि एक ही उदाहरण में एक से अधिक क्या फंक्शनल ग्रुप लगे हों, कोई एग्जांपल दिया है उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो स्टूडेंट्स प्रबल क्रियात्मक समूह है जो प्रायोरिटी क्रम में हायर है उससे नंबरिंग करेंगे, और प्रबल क्रियात्मक समूह के का तो लगेगा अनुलग्न। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या लगेगा, यानी कि सफिक्स लगेगा। और उसके बाद में जो भी बच्चे हैं फंक्शनल ग्रुप उनका क्या लगेगा स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, पूर्व लगन लगेगा, ठीक है। तो ये कॉमन बातें हैं जिनको आपको याद रखना होगा। अब स्टार्ट करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, बस उसी के अकॉर्डिंग मैं नहीं करूँगा, बस आप करेंगे आंसर। मैं तो बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर पहले क्या लेना है, पहले आपका स्टूडेंट्स रूट वर्ड लेना है, उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है, और फिर यहाँ क्या लगाना है स्टूडेंट्स, सफिक्स लगाने हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्राइमरी देखना होता है, सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, हो गया ना। हाँ ठीक है सर। अब इसमें रूट वर्ड कहाँ से आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन, सर इसमें एक है तो एक को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मैथ कहेंगे ना। यहाँ सर इसमें कंपाउंड साइक्लो है नॉन साइक्लो, तो नॉन साइक्लो को स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी में, यहाँ सेकेंडरी में कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रीफिक्स अनुलग्न क्या है स्टूडेंट्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एन लगेगा, ठीक है।
यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, नाम क्या बना? मेथेन। इसी प्रकार आपको करना होगा। हो गया ना? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग करें। आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एथ। ठीक है, यहाँ कोई कंपाउंड साइक्लो है कि नॉन साइक्लो? साइक्लो नहीं है, नॉन साइक्लो को लिखा नहीं जाता है। यहाँ कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है। यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा। यहाँ कोई अनुलग्न नहीं है तो स्टूडेंट्स इसका नामकरण क्या हुआ? एथेन, इथेन। हो गया ना? बस इसी प्रकार आपको नामकरण करने होते हैं। ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ये मैंने समझा दिया है। अब अपनी बात करेंगे। अब आप इसका नामकरण करोगे, सर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोप कहेंगे और यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें आप कहोगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा क्या? ब्यूटेन। ठीक है ना? इस प्रकार नामकरण करनी है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है? ये सर स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर ये आइसोब्यूटेन है। स्टूडेंट्स ये क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन स्टूडेंट्स ये है साधारण नामपत्ति में। ठीक है ना? आइसोब्यूटेन। परंतु अब बात हो रही है IUPAC की, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिसमें कार्बन श्रृंखला लंबी हो, या तो ये हो सकता है, या स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर हम तो ये श्रृंखला लेंगे। हाँ ठीक है, कोई ना, नंबरिंग वहाँ से करेंगे। लोवेस्ट लोकेंट 1 2 3, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, कहीं से करो 2 पर आ रहा है प्रतिस्थापित, तो यहाँ क्या हुआ? 2 मिथाइल, 2 क्या है? 2M मिथाइल, यानी कि 2 मैथिल भी लिख सकते हैं हिंदी में। 2 मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ? 3 प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N प्रोपेन। 2 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा ना? अब यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसको वैसे लिख सकते हैं N पेंटेन। ठीक है, यानी कि नॉन ब्रांच है तो N पेंटेन हो गया। अब ये कुछ आपको हेल्प के लिए बताया कि यानी सबसे पहले लंबी का शाखा का चयन करना है, ज़रूरी नहीं कि वो सीधी हो। तो सर एग्जांपल बताएं। हाँ, इस प्रकार का क्लोज स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, ओपन स्ट्रक्चर। अब क्लोज का सर कैसे? यानी एक यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये आपको लगाना होगा। एग्जामिनर इस प्रकार का एग्जाम्पल भी दे सकता है। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग का है, कोई प्रतिस्थापित ग्रुप नहीं है तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। नामकरण क्या है? हेक्सेन। यानी रूट वर्ड किससे आया? एक्स शब्द आया। हेक्स शब्द कहाँ से आया? क्योंकि रूट वर्ड 6 कार्बन है तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ स्टूडेंट्स देखो, सर हम कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं सबसे लंबी, 1 2 3 4 हो गया, या 1 2 3 4 इस प्रकार कर सकते हो। यदि ये आपने कार्बन श्रृंखला स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ ये क्या हो गया? आपके पास सब्स्टिट्यूट हो गए। कौन से? 2 और 3 पर। तो यहाँ 2 3 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा?
यानी पहले आप लिखो रूट वर्ड। 4 कार्बन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूट। यहाँ पर देखो प्रतिस्थापी लगाना होगा, आगे लगेगा, यहाँ लगेगा सफिक्स। सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, ब्यूटेन। अब बात करते हैं प्रीफिक्स, तो यहाँ 2 और 3 पर है, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स? नामकरण हो गया। तो ये देखो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ बात करते हैं अब नेक्स्ट, यदि कार्बन की संख्या हर शाखा में समान हो तो उस शाखा का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज़्यादा हो। यानी कि देखो कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से शाखा कौन सी? चाहे ये सिलेक्ट करो चाहे ये सिलेक्ट करो। जैसे आपने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या आया? 3 पर इथाइल ग्रुप आ गया, तो 3 एथिल पेंटेन। सॉरी यहाँ पर क्या है? यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ अपने पास 3 पर क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा? 3 एथिल पेंटेन होगा। अब बात करते हैं इसी में, तो यहाँ स्टूडेंट्स इसका नामकरण आप सोचो क्या होगा? अब आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए आपने नंबरिंग किया यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और ये तो 5 हुआ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से नंबरिंग देकर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ ये लोवेस्ट लोकेंट का खेल आ गया। यहाँ स्टूडेंट्स किसका आ गया? लोवेस्ट लोकेंट। यानी कि यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 3 पर आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 4 पर आ रहा है। कहाँ से करनी होगी? जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट है, 3 से। तो 3 पर क्या हो गया? मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 6। पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है स्टूडेंट्स? 6। तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। प्रतिस्थापी ग्रुप यहाँ पर 3 पर आ रहा है, तो 3 क्या आ रहा है? मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये इसका क्या हो जाएगा? नामकरण हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ रहा है ना? नामकरण के लिए नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से प्रतिस्थापी की संख्या नज़दीक हो। बस इस प्रकार रूल तो खुद बनाना है आपको। आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल देखना है, फॉलो करना है, बस कैसे हुआ कैसे होगा। अब यदि एक शाखा से ज़्यादा हो तो तुलना करके प्रतिस्थापी। सर कैसे? यहाँ देखें, रूल रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? एग्रिया में पढ़ रहे हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा। अब बात करते हैं, यहाँ देखो कि सर कहाँ से करें? यहाँ काउंटिंग दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग नंबरिंग देते हैं, यहाँ से देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पर आ रहा है ना, यहाँ पर भी 2 से आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो। परंतु यहाँ से मान लीजिए आपके पास एक प्रतिस्थापी तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये तो 1, 1 बरोबर हो गया, 1, 1 तो। अब बात करते हैं यहाँ 2, यहाँ 2 है ना, तो इस प्रायोरिटी का क्रम यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यानी कि नंबरिंग यहाँ से लगेगी 1, 2, 3, 4। 2 पर क्या है? 2 है तो 2, 2। फिर यहाँ पर क्या है? 5 पर है तो 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल। क्या है सब पर ग्रुप? मिथाइल। और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 6 तो हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। ये इस प्रकार नामकरण रहेगा।
2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नामकरण हो गया ना। प्रतिस्थापी शाखा को अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से ए पहले आएगा या बी पहले या सी। अब आप कहोगे सर यहाँ से, सर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करते हैं तो 4 5 6 7 8 और यहाँ तक 7, ठीक है ना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। आपने किया इस कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग। अब यहाँ से तो करके देख लिया, परंतु स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ से भी देखना होगा कि लोवेस्ट लोकेंट यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 4 नंबर पर आपको लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, जो क्या होगा CH2 है, तो यानी कि एथिल मिल रहा है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, कहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए, जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट हो, तो ये प्रायोरिटी क्रम राइट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पर स्टूडेंट्स 8, ठीक है ना। अल्फाबेट का अर्थ क्या है कि यानी कि इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इथाइल। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, मिथाइल। तो पहले ई आएगा या एम आएगा, आप कहोगे सर ई आएगा, तो ई कहाँ कितने पर आ रहा है, 5 पर, तो 5 इथाइल, 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कितनी है 8, 8 को कहते हैं ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। ये इस प्रकार स्टूडेंट्स नामकरण रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। यानी कि 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसमें 2 प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, तो इसका नामकरण करने की कोशिश करें। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब यदि यहाँ से करते हैं तो 1 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट प्रतिस्थापित। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स 2 पर आ रहा था, यहाँ आपके पास 1 पर ही है क्लोरो, तो यानी कि यहाँ से होंगी। तो नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 को क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्लोरो पहले लगाएं या ब्रोमो, जाहिर सी बात है बी लगेगा पहले, तो यानी कि 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, ये सब क्या लगते हैं, प्रतिस्थापी लगते हैं, पहले लगेंगे। तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन हो गया ना। बस अब स्टूडेंट्स इसका नामकरण खुद करना, यह आपको प्रैक्टिस सेट दिया है, करवाने को करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मान लीजिए आपने किया, यहाँ देखो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। यदि आपका नाम सही है तो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा। इसका नामकरण सर इतनी बड़ी श्रृंखला दे दी, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबरिंग दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ करते हैं तो 6 7, यहाँ करते हैं 6 7 8 9 10। सर इस प्रकार भी ले जा सकते हैं क्या, हाँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये आप बार बार ऐसे कैसे लगाते हो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको देखना है कि नंबरिंग प्रायोरिटी कहाँ से रखी जाएगी। यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट 5 पर आ रहा था, यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट भी कितने पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है।
यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट हैं, तो यानी कि यहाँ से आपने किया 5 पर, यहाँ से आपने 5 पर। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, ग्रुप इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो प्रायोरिटी कहाँ से दी जाएगी? इथाइल को दिया जाएगा। तो यानी कि 5 इथाइल 6 मिथाइल, 5 इथाइल 6 मिथाइल ब्यूटेन, 5 इथाइल 6 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया ना? तो नंबरिंग यहाँ से ही होगी जहाँ से प्रतिस्थापिक संख्या अधिक है। अब स्टूडेंट्स एल्केन का कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एल्कीन का देखते हैं, ठीक है। एल्कीन, यहाँ एल्कीन का नामकरण तो स्टूडेंट्स इसका अपने नामकरण क्या हुआ? 5 एथिल 6 मेथिल डेकेन। तो यहाँ आज एल्केन का नामकरण अपने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, तो उसका एक कंबाइन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लेक्चर। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।